हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग पेपर स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने मेटालिक स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने मोनोमेटालिज्म और बायोमेटालिज्म पढ़ा था। तो अब हम लोग पेपर स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स को एक ब्रीफ में जान लेते हैं। मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हम लोग के वो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस या फिर रूल्स होते हैं जो मनी के सप्लाई को गवर्न करते हैं। एक इकोनॉमी में कितना क्वांटिटी ऑफ मनी विल बी देयर, वेदर ऑफ पेपर और मेटालिक, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या एक ही होगा, तो कौन सा होगा उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग मॉनेटरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। और मेनली मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है वो दो तरह से होते हैं। फर्स्ट इज मेटालिक और दूसरा है पेपर स्टैंडर्ड। मेटालिक स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें मोनोमेटालिज्म और बायोमेटालिज्म था। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ओके, जिसमें सबसे पहली चीज दी हुई है पेपर स्टैंडर्ड क्या होता है। ये वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड होता है जिसमें इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी सर्कुलेट होती है एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी मतलब कि वो हम लोग किसी भी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम जा करके 200 रुपए बैंक में नहीं दे सकते कि इसके बदले तो मुझे गोल्ड दे दो, क्योंकि बैंक विल नॉट गिव यू एनी ऑफ द मनी। हाँ, वो सेम डिनोमिनेशन का आपको छोटा या बड़ा नोट दे सकता है, लेकिन वो आपको कोई भी गोल्ड नहीं देगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है इट सर्कुलेट्स एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब कि अगर हमें उसको एज डेट पे करना है तो वहां पर कभी भी ये लिमिट नहीं होती है कि आप 10 रुपए के नोट सिर्फ इतने ही दे सकते हो। ओके, लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, बहुत ध्यान से सुनना। लिमिटेड लीगल टेंडर जो होता है वो कॉइन्स के लिए यूजुअली होता है, और कोई भी कॉइन अगर जो 1 रुपीज का 1 रुपी या उससे ज्यादा का होता है तो हम उसको पे ऑफ कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज तक। अगर मुझे आपको उधार के पैसे वापस देने हैं और अगर हमें आपको 1 रुपए या उससे ज्यादा का नोट, उससे ज्यादा का कोई सिक्का देना है, तो हम सिक्के कॉइन्स आपको सिर्फ 1000 रुपए तक ही दे सकते हैं। और अगर 50 पैसा कॉइन्स है तो वो सिर्फ मैक्सिमम 10 रुपए तक ही हो सकता है। उसको हम लोग लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। और इसमें ये भी चीज होती है कि अगर आप वॉलेंटरी चाहते हो तो आप जितना भी चाहो एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर कोई आपको मना कर रहा है कि वो 1000 से ज्यादा नहीं लेगा, तो आप उसको फोर्सफुली पेमेंट नहीं कर सकते। बट पेपर करेंसी के केस में अगर आप उनको 10 रुपए के नोट भी दोगे 50 लाख तक, देन ऑल्सो इट इज नॉट लिमिटेड, आप उनको दे सकते हो उतना पैसा। फिर इसमें दिया हुआ है कि पेपर मनी स्टैंडर्ड जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड मनी। इट इज मेड ऑफ पेपर, पर करेंसी और कॉइन्स दोनों ही स्टैंडर्ड मनी कंसिडर किए जाते हैं। मतलब दोनों ही चीजें यहाँ पर होती हैं, बस पेपर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। गोल्ड रिजर्व्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बैकअप डोमेस्टिक पेपर करेंसी, या फिर फॉरेन पेमेंट्स के लिए भी हम लोग गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, देन कम्स कि पेपर स्टैंडर्ड को हम लोग मैनेज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मनी सर्कुलेशन है वो आरबीआई द्वारा मैनेज की जाती है। इसकी स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइजेस और इनकम्स को भी आरबीआई ही मैनेज करता है। और इसको हम फिएट स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज इनकन्वर्टेबल इन गोल्ड, और फिर भी वो लीगल टेंडर कहलाया जाता है। इट इज एट द ऑर्डर ऑफ द आरबीआई कि अगर हम वो जो करेंसी, अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट है तो कोई इंसान उसको मना नहीं कर सकता लेने से। इट इज द ऑर्डर ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी कि आपको, अगर मुझे आपसे कुछ वैल्यू लेनी है 10 रुपीज की, तो यू हैव टू टेक दिस मनी। आप 10 रुपए का नोट लेकर के ये नहीं बोलोगे कि ये मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है, जाओ तुम 100 रुपए का नोट लेकर आओ। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं कुछ इसके फीचर्स। पेपर मनी, जिसमें हमारे पेपर नोट्स और टोकन कॉइन्स दोनों ही होते हैं, दीज सर्कुलेट एज स्टैंडर्ड मनी, और ये हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर इन द डिस्चार्ज ऑफ ओब्लिगेशंस। कोई भी हमें डेट पे ऑफ करना है तो, या उधार देना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये जो यूनिट ऑफ मनी है इट इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम देसी घी के ऊपर लिखा नहीं होता है कि इंटू दिस मच रुपीज करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। बस हाँ, उसकी एमआरपी लिखी होती है,
बट इसका ये है कि इट इज कमोडिटी के टर्म्स में हम इसको नहीं डिफाइन करते हैं, मनी की अलग ही अपनी एक यूनिट होती है। कमोडिटी वैल्यू या इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निल होती है। अगर इस पेपर को, अगर आप इस मनी को, अगर आप एक सिर्फ कागज के तौर पर, रद्दी के तौर पर बेचोगे तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली निल होती है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में जब ये 500 के नोट जो है वो कैंसिल हो गए थे, तो उसी समय से उसकी जो वैल्यू थी वो निल कंसिडर कर दी गई थी। ओके, तो वहां पर लीगल टेंडर मतलब वहां पर उसकी देखो फेस वैल्यू तो कंसिडर ही नहीं की जा रही थी, क्योंकि वो उसी टाइम से ही उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था, उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया गया था, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं। कॉइन्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये हम लोग ने मेटालिक में पढ़ा था कि अगर आप उनको पिघलाते हो, अभी के नहीं, जो पहले जमाने के थे, तो उनको अगर आप पिघलाते हो तो उसमें यू यूज टू गेट सम मेटल। बट अभी का क्या है, अगर वो 10 रुपए का सिक्का है, आप उसको पिघलाओगे तो आपको 10 रुपए की भी वैल्यू उस मेटल से नहीं मिलेगी। देन कम्स पेपर मनी, ये कन्वर्टेबल नहीं होता है किसी भी कमोडिटी या गोल्ड में। द सेम थिंग कि अगर हम बैंक जाते हैं 10 रुपए का नोट लेके, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि इसको लेकर के तुम मुझे 10 रुपए का गोल्ड दे दो। ओके, फिर परचेजिंग पावर ऑफ मॉनेटरी यूनिट इज नॉट केप्ट एट पार विथ एनी कमोडिटी, कि हम लोग, जरूरी नहीं है कि अगर गोल्ड का जो प्राइस है वो राइज हो रहा हो तो मनी का भी प्राइस राइज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल होता है, डिफरेंट करेंसी सिस्टम्स होते हैं, अपने अपने अपनी अपनी उनकी वैल्यू होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पैरिटी ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। द परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो ये कहता है कि ये जो है ये वो रेट्स होते हैं करेंसी को कन्वर्ट करने के, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा इस कंट्री में और दूसरे कंट्री का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कैसा जा रहा है। ओके, इट विल हेल्प यू कैलकुलेट जो इकोनॉमिक वेल्थ है या फिर जीडीपी या कॉस्ट ऑफ लिविंग बिटवीन टू कंट्रीज है, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं थ्रू परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। देन कुछ रह तो नहीं गया इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ पेपर स्टैंडर्ड। तो ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि आपको गोल्ड कॉइन्स बनाना, उनको सर्व करना, उनको रिजर्व में रखना नहीं होता है इसमें। पुअर कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। देयर इज प्रॉपर यूज ऑफ गोल्ड, वेस्टेज, गोल्ड का वेस्टेज नहीं हो रहा होता है, लोग उसको छुपा छुपा कर अपने पास नहीं रख रहे होते हैं, और इंडस्ट्रियल, आर्ट और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर पेपर मनी चल रहा है तो गोल्ड का अपना अलग काम होता है, गोल्ड को हम लोग एज सर्कुलेशन में नहीं लाते हैं, सिर्फ अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको खरीद के यूज कर सकते हैं। Then next one was elastic money supply है। मनी, पेपर मनी इज नॉट लिंक्ड विथ एनी मेटल, तो गवर्नमेंट जो है उसकी मनी सप्लाई को अकॉर्डिंगली बढ़ाकर घटाकर को वो चेंज कर सकता है, लेकिन गोल्ड में इट टेक्स टाइम, और अगर गोल्ड रिजर्व्स आप ज्यादा ही रखोगे इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन, तो वहां पर ऑब्वियसली लोग उसको होल्ड करना शुरू कर देंगे। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ये इंश्योर करता है। इट इज फ्री टू डिटरमाइन द मॉनेटरी पॉलिसी, और ये जो है ये मनी को रेगुलेट भी करता है, सो दैट देयर इज दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो सके, हम लोग रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, इसके लिए भी। देन इट अवॉइड्स डिफ्लेशन, कभी भी अगर फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स होते हैं या फिर इनकम जो है वो फॉल हो रही होती है, तो गोल्ड के एक्सपोर्ट से वो चीज ज्यादा होती है। कंट्री अवॉइड्स डिफ्लेशनरी फॉल इन द प्राइसेस विच इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ गोल्ड का एक्सपोर्ट। ये जो टाइप ऑफ सिचुएशंस है ये गोल्ड स्टैंडर्ड में होती थी, जब जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री होती थी वो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट फेस कर रही होती थी। उस टाइम पर देयर वर इश्यूज ऑफ फॉलिंग इन द प्राइस, या फिर डिमांड वहां पर कम हो जाती थी। लेकिन अगर जब आउटफ्लो ऑफ गोल्ड ज्यादा होता था और मनी सप्लाई मेरे पास ऑब्वियसली कम होता था, लेकिन इस टाइम पर अगर हम लोग सप्लाई ऑफ गोल्ड करते भी हैं या एक्सपोर्ट करते भी हैं, तो भी एटलीस्ट हमारे पास उतनी करेंसी है कि हम लोग अपनी कंट्री को पेपर स्टैंडर्ड के थ्रू ही चला सकते हैं। ओके, उसके बाद है इमरजेंसी के टाइम पर ये ज्यादा यूजफुल रहता है, एटलीस्ट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया।
टू दीज इकोनॉमीज इट मेक्स अवेलेबल, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको वो अवेलेबल करवा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गोल्ड एवरीवेयर कैन बी प्रेजेंट। उसके बाद है इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी भी हो जाता है इसमें, इन द सेंस कि हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस लेवल है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा होगा, जो बैंकिंग का पार्ट होता है, वी विल स्टडी दैट लेटर। फिर उसमें दिया हुआ है पेपर स्टैंडर्ड जो है, द रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पेपर स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव एंड ऑटोमेटिक रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट बिल्कुल ही फिक्स होता है, एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। और पेपर स्टैंडर्ड जो है वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंड करता है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो ऑपरेट freely in equilibrium. Then comes demerits of paper standard, जिसमें सबसे पहली चीज दी हुई है exchange instability होता है, क्योंकि there is sorry it is not linked with any sort of gold, जैसे मेटालिक में था तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें, एक्सचेंज रेट में भी स्पेशली, और इसी के कारण देयर एक्सटर्नल प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन डोमेस्टिक प्राइसेस। उसके बाद इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा 100 रुपए की चीज है, अगर आप उससे 100 रुपए का सामान नहीं खरीद सकते हो, अर्लियर जमाने में तो इवन 1 रुपए के 10 गोलगप्पे मिलते थे। ओके, तो अब ये चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस में आ गई हैं। देन कम्स डेंजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि हमेशा ओवर इशू ऑफ करेंसी होता है। करेंसी अगर आप मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में ज्यादा कर दोगे तो डेफिनेटली वहां पर व्हाट हैपेंस कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण देयर इज मोर डिमांड लेस सप्लाई और प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं। ओके, उसके बाद है डेंजर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। पेपर करेंसी को मैनेज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, अगर जरी सी माइनर मिस्टेक भी हो जाती है तो इट कैन रिजल्ट इन डिजास्टर्स थिंग्स। अगर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम करेंसी को इश्यू कर देता है तो देयर इज प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो हिल जाती है। उसके बाद लास्ट इसमें बोला गया है दैट डीमेरिट्स ऑफ पेपर स्टैंडर्ड में कि देयर इज लिमिटेड फ्रीडम, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू आइसोलेट इटसेल्फ। अगर वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, अगर वो पेपर स्टैंडर्ड अडॉप्ट करती है, तो अगर उसको कुछ चाहिए तो इट हैज टू गिव देम मनी। ओके, वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम भी कम है और डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। देन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक वर्किंग, पेपर स्टैंडर्ड जो अपने आप वर्क नहीं करता है, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.